डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है, उसमें वर्तमान में हम लोग थ्योरिकल क्लासेस के साथ साथ आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास जो है वो करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग पवन प्रकाशन की सीरीज को जो है वो उठा रहे हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल से आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है और प्रीवियस ईयर पर आधारित ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो थ्योरिकल क्लास है या इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट भी चैनल पर बनी हुई है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर भी आपको जो टॉपिक वाइज क्लासेस की जो है वो सीरीज मिल जाएगी। तो आपका टाइम बिल्कुल भी ना खराब करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है। आप देख सकते हैं इनके उत्तर भी दिए हुए हैं, लेकिन हमें यहां पर उत्तर से कोई खास मतलब जो है वो नहीं रखना है। तो मध्यमान, मध्यांक और बहुलक, ये तीनों के तीन जो होते हैं ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो प्रसार होता है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसी के साथ साथ अगर माध्य आपका होता, ये भी किस में आता है, ये भी आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आता है। 2023 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला सवाल है कि थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का जो है वो प्रतिपादन किया है। तो थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के कुल 3 सिद्धांत जो हैं वो बताए हैं। थॉर्नडाइक से संबंधित स्पेशल क्लास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग देख करके ये अच्छे से डिटेल में जान सकते हैं। अब अगला सवाल यहां पर आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, इसमें आपका राइट आंसर 270 ही होगा। जो नवजात शिशु होता है उनमें हड्डियों की संख्या 270 पाई जाती है। कहीं कहीं पर आपको 300 और 306 भी दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन ये दोनों डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के अनुसार जो है वो गलत है। तो यहां पर सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो कौन है। तो क्रिया प्रसूत संबंधी जो अधिगम सिद्धांत है ये आपके स्किनर साहब ने जो है वो दिया है। डीएलएड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आपको स्किनर के साथ साथ थॉर्नडाइक और साथ में पियाजे से संबंधित जो है वो मिल जाते हैं। इन तीनों पर डिटेल से क्लास मैंने जो है वो करवा दी है। अगला है आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास जो है वो किस अवस्था में होता है। तो तूफान और तनाव की अवस्था जो है ये आपकी किशोरावस्था कहलाती है, और किशोरावस्था को हम लोग गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। मतलब ग्रुप बनाना, गैंग बनाना, ये सारा का सारा जो होता है किशोरावस्था ही होता है, और यहीं से आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो बालक में आ जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर शैशवावस्था आपका सवाल आता है तो शैशवावस्था को जो है हम लोग टॉय एज बोलते हैं, मतलब खिलौने की अवस्था बोलते हैं। और जो बाल्यावस्था होती है इसको हम लोग गेम एज बोलते हैं, मतलब खेल की अवस्था बोलते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कौन सी जो है वो कठिनाई होती है। तो शारीरिक विकास का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कोई भी असर जो है वो खासकर नहीं पड़ता है। व्यावसायिक विकास भी उसका होता है, समायोजन भी होता है, लेकिन बौद्धिक विकास जो है ये आपका संज्ञानात्मक क्षमता से प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पर परिभाषा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है महान मनोवैज्ञानिक डंबल जी का है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं उनसे संबंधित एक अलग से मैं वीडियो ला दूंगा, और उन्हीं से आपको पेपर में परिभाषाएं मिल जाएंगी। अगला यहां पर सवाल है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास कभी भी पूर्ण नहीं होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है। तो यह शैशवावस्था में भी होता है, बाल्यावस्था में भी होता है, किशोरावस्था में भी होता है, प्रौढ़ावस्था में भी होता है, युवावस्था में भी होता है, और वृद्धावस्था में भी होता है। तो मतलब सभी अवस्थाओं में जो है आपका बुद्धि का विकास होता रहता है, यह पूर्ण जो है कभी भी नहीं होता है। अगला सवाल है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सीखने में सबसे आवश्यक होता है प्रेरणा, मोटिवेशन के द्वारा ही जो है वो आप सीखते हो और आपका मानसिक विकास होता है, जबकि सीखने में ध्यान, स्मृति और रुचि का कोई खास प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है। तो अभिप्रेरणा जहां
पर बात आती है, जहां पर मोटिवेशन शब्द आता है, यहां पर रुचि आपका जो है वो मुख्य हो जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी में अगर अभिप्रेरणा उत्पन्न करनी है तो उसमें आपको रुचि लानी होगी। जैसे आप एक बालक को पढ़ा रहे हैं तो आपको अपने पढ़ाने का तरीका ऐसा करना होगा जिससे बालक उसमें जो है वो रुचि पैदा करे। अब आप जैसे मान लीजिए मैथ पढ़ा रहे हैं, अब मैथ के आप सवाल लगवा नहीं रहे, बालक से कह रहे हैं आप उतार लो और इनको समझ लीजिएगा, तो वो ऐसे नहीं लगाएगा जब तक आप उसको प्रैक्टिकली जो है वो अच्छे से नहीं समझाओगे। जैसे आप इंडिया का मैप पढ़ा रहे हैं, अब जब तक आप मैप नहीं दिखाओगे तो दक्षिण पूर्व पश्चिम ये बालक कैसे समझ पाएगा कि राज्य जो है वो कौन सा है। तो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए रुचि आवश्यक है और रुचि के लिए आपको अलग अलग के तरीके जो हैं वो अपनाने पड़ेंगे। अगला है आनुवांशिकता का वाहक कौन होता है। तो जो जीन्स होते हैं वो आनुवांशिकता के वाहक होते हैं और जीन्स के द्वारा ही जो है बालक में माता पिता के गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व मापन की सबसे शुद्ध विधि जो है वो कौन सी है। तो व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, ये तीनों विधि हैं, लेकिन सबसे अच्छी विधि जो है वो प्रक्षेपण विधि होती है। व्यक्तित्व से संबंधित भी डेडिकेटेड क्लास चैनल पर पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और ये क्लासेस किसी मॉडल पेपर से नहीं है, सारा का सारा एकदम डेडिकेटेड कंटेंट आपको जो है वो प्रोवाइड कराया गया है। अगला प्रश्न है भाटिया बैटरी परीक्षण जो है वो किससे संबंधित है। तो भाटिया परीक्षण जो है ये आपका बुद्धि से संबंधित है। बहुत बार ये सवाल रिपीट किया गया है और 2023 में भी ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग जो है वो किस रूप से होता है। तो सृजन करने के लिए, किसी नई चीज को सोचने के लिए आपको चिंतन करना आवश्यक होता है। जब आप चिंतन करते हो तभी आपका मानसिक विकास सृजनात्मक तौर पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, सृजनात्मक का प्रयोग जो है वो चिंतन के रूप में होता है शिक्षा में। अगला 15 नंबर आपका प्रश्न है जो कि मैं बोल रहा था, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की जो है वो कितनी स्थितियां हैं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल मिलाकर के 4 स्थितियां दी हैं। ये 4 स्थितियां कौन कौन सी हैं आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहली जो आ जाती है वो संवेदी पेशी अवस्था आ जाती है, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। दूसरे नंबर पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसकी अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। और तीसरे नंबर पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये एज 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथे नंबर पर आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था की जो उम्र है वह 11 से 15 वर्ष होती है। इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न नंबर 16 आपसे कह रहा है बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग है। तो बाल जो आपका विकास है इसमें हम लोग मुख्यतः सबसे पहले शैशवावस्था, उसके बाद हम लोग जो है वो बाल्यावस्था और तीसरे नंबर पर हम लोग जो है यहां पर किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। किशोरावस्था आपकी 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष या इसको 7 वर्ष तक भी माना गया है। और बीच की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था होती है। तो बालक विकास के अंतर्गत हम लोग 0 से 18 वर्ष के बीच की आयु का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो मैंने आपको बताया है बुद्धि का विकास सभी अवस्थाओं में जो है वो समान रहता है, इसका विकास किसी भी अवस्था में पूरा नहीं होता है। अगला प्रश्न फिर यहां पर रिपीट किया गया है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो है वो कितनी होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो है 270 पाई जाती है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक जो है वो कौन सा है। तो सीखने में सबसे प्रभावपूर्ण कारक जो है वो आपकी प्रेरणा होती है। मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था, 2022 में भी ये सवाल जो है वो रिपीट किया गया है। प्रश्न नंबर 20 आपसे कह रहा है सीखने की सही परिभाषा क्या है। आदेशों का पालन करना, रटना या दूसरों के साथ काम करना। तो रटने से भी नहीं सीखा जाता है, आदेशों के पालन करने से भी आप नहीं सीखते हैं, एक चीज पर ही आप फोकस कर पाते हैं, और दूसरों के साथ काम करने से भी आप नहीं सीखते हैं। तो सीखने के लिए सबसे मुख्य है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अगर एक सीधी लाइन में हम लोग कहना चाहें कि सीखना क्या है, तो व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन जो है वो चाहे प्रेरणा से हो, स्मृति से हो, कल्पना से हो, चिंतन से हो, स्मृति से हो, जो है ये आपका सीखना कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है वो सीखने की सही परिभाषा है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की तरफ। इसके पहले मैं आपको बता दूं ये डेडिकेटेड क्लासेस जो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई
है, या डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दिया जो कि डीएलएड को डेडिकेटेड है। अगर उसे भी आप ज्वाइन कर लोगे तो क्रमवार आपको क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर क्लासेस अच्छी लिख रहे हैं तो आप लोग थैंक यू जरूर लिखिएगा और इन क्लासेस को शेयर कर देना, और अपना कोई विचार हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न 2022 में पूछा गया है, प्रयत्न एवं मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो प्रयत्न और मूल सिद्धांतों से संबंधित जो सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक का था। थॉर्नडाइक ने जो है प्रयत्न एवं मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य किससे है? तो बालक का जो नैतिक विकास है वो चारित्रिक विकास से जो है वो संबंधित होता है। चारित्रिक जो विकास होता है वो, या नैतिक विकास जो होता है ये आपका नैतिक विकास से संबंधित है। बाकी शारीरिक विकास आपका शरीर से संबंधित है, जो आपका शरीर में वृद्धि होती है। सामाजिक विकास आपके क्रियाकलापों पर कि आप समाज में किस तरह से उठ बैठ रहे हैं। धार्मिक विकास धर्म से संबंधित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में कौन सा प्रकार एक मनोवैज्ञानिक है? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आपका जो कल्पना शक्ति होती है, प्रेरणा होती है, स्मृति होती है, चिंतन आता है। तो जो बहिर्मुखी विकास होता है ये मनोविज्ञान पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 24 आपसे कह रहा है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो जो व्यक्ति आत्म केंद्रित होगा वो केवल अपना ही ध्यान रखेगा, ऐसे में उसका जो विकास होगा वो अंतर्मुखी होगा। मतलब एक तरफा विकास जो होता है वो आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का को रिप्रेजेंट करता है। अगला प्रश्न नंबर 25 आपसे कह रहा है, चिंतन के साधनों में निम्नलिखित में से कौन सा है? रटना, संकेत, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। तो ध्यान रखना, जब आप चिंतन करते हो तो चिंतन किसी तरीके पर करते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, आपकी क्लास में और कोई भी टीचर आपका ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अब मान लीजिए आप सामाजिक विषय के टीचर हैं। अब सामने वाला टीचर जब वो पढ़ा रहा है बच्चों को, जैसे मान लीजिए 6th 7th 8th के बच्चों को, तो वो मैप का यूज कर रहा है, आप मैप का यूज जो है वो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में जब आप घर जाते हो या तुरंत आपके दिमाग में आता है, आप चिंतन करते हो कि इस तरह से अगर मैं भी पढ़ाऊं तो मैं भी और ज्यादा अपने पढ़ाने के तरीके में बेहतर हो सकता हूं। तो इसके द्वारा हमें क्या मिला? चिंतन से हमें संकेत मिलता है कि कार्य करने का सही तरीका जो है वो क्या है। तो आज हम लोग इतने ही प्रश्न रखते हैं। यह सीरीज आपको कंटिन्यू डेली इसी चैनल पर मिल जाएगी शाम को 7:15 पर। तो आप सब जरूर इस क्लास को अटेंड किया करो। बाकी जो डेडिकेटेड क्लासेस चैनल पर पड़ी हुई हैं इनको भी आप लोग जरूर देखो, अपने कॉलेजेस के ग्रुप्स पर शेयर करो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके लिए कोई भी आपको चार्ज जो है वो नहीं देना पड़ रहा है। इनकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बस आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप लोग लाइक जरूर करोगे और कमेंट में थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।